Hello students, welcome back to Magnet Brains. I am Lisha Thakur, your English educator, and आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं the question and answers of this chapter that we have studied, which is Two Gentlemen of Verona. Let us start with the first one, which is what was the reason for the driver's disapproval of the narrator buying fruit from the two boys? जब narrator उन दो बच्चों से fruits लेने वाला था तो ड्राइवर ने मना किया, disapproval अपना दिखाया. तो ऐसा क्यों था? क्योंकि boys were untidy and poorly dressed. हाँ, बहुत वो शैबी से उन्होंने कपड़े पहने थे, poorly वो बच्चे ड्रेस थे, तो इसलिए ड्राइवर ने मना किया. What impressed the narrator the most about the boys? क्या चीज से सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुआ था नरेटर अबाउट द बॉयज? देयर डिजायर टू अर्न मनी, देयर विलिंगनेस टू वर्क, देयर एबिलिटी टू परफॉर्म मेनी टास्क, या फिर देयर सेंस ऑफ फन. तो हमको पता है उनका जो विलिंगनेस टू वर्क है, इतने सारे अलग अलग तरीके के वो लोग वर्क करते हैं एंड खुशी से बिल्कुल करते हैं बिना कंप्लेन करे. तो विलिंगनेस टू वर्क सबसे ज्यादा नरेटर को इम्प्रेस किया था ये क्वालिटी. Jacopo asked the narrator to drive them to Poletta. Why was Nicola uncomfortable with it? जो छोटा भाई है जेकोपो, उसने बोला नरेटर को कि आप हमसे पूछ रहे हो कुछ मदद कर सकता हूँ क्या, तो आप हमको जो विलेज है वहाँ तक ड्रॉप कर दीजिएगा. बट निकोला को वो बात अच्छी नहीं लगी. ही वॉज अनकम्फर्टेबल विद इट. तो ऐसा क्यों था? क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंजर टू बिकम इन्वॉल्व विद देयर प्लान्स. वो नहीं चाहता था कि कोई एक स्ट्रेंजर ही था ना नरेटर उन बच्चों के लिए, तो कोई स्ट्रेंजर उनके प्लान्स के बीच में या प्लान्स में इन्वॉल्व हो. The narrator decided against going inside Lucia's room as. जब नरेटर खड़ा था वहाँ कांच के बाहर एंड वो देख रहा था अंदर कि लूसिया एंड उसके भाई जो है निकोला एंड जेकोपो बैठे हुए हैं, तो वो सोचता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा. तो ऐसा क्यों डिसाइड किया नरेटर ने? क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू इंट्रूड द प्राइवेसी ऑफ दोज इनसाइड. वो प्राइवेसी ब्रेक नहीं करना चाहता था, इंट्रूड नहीं करना चाहता था उनकी फैमिली के बीच में आके, एंड इसलिए वो उसने डिसाइड किया कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा. The author chose to remain silent on their return journey because he thought the boys. जो नरेटर है, ऑथर है, वो पूरे टाइम जो रिटर्न जर्नी में जब वो लोग कार से वापस आ रहे थे वो विलेज से सिटी की तरफ, तो वो एकदम चुप बैठा था. तो ऐसा क्यों था? वो चुप क्यों बैठा था? बिकॉज he would prefer to keep their he knew कि जो बच्चे हैं they would prefer to keep their secret, या फिर they were ashamed of their sister's condition, या फिर they would avoid telling him the truth, या फिर they might ask him money for their sister. तो हमको पता है कि वो बच्चे बहुत जेंटलमैन लाइक थे, तभी चैप्टर का नाम है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. वो नहीं चाहते होंगे कि उनका सीक्रेट जो है वो बाहर आए. दैट इज वाई दे वुड प्रेफर टू कीप देयर सीक्रेट. नाउ कुछ एक्सट्रैक्ट्स हमको दिए हैं, हम इनको पढ़ के क्वेश्चन आंसर करेंगे. As we made the rounds, my interest was again provoked by their remarkable demeanor. They were childish enough in many ways, quite artless. Jacopo was as lively as a squirrel. Nicola's smile was steady and engaging. Yet in the boys, both their boyish faces, there was a seriousness which was far beyond their years. In the week which followed, we saw them frequently, for they proved extremely useful to us. So we can say that the demeanor of the two boys was remarkable because they were. Demeanor, एक इंसान का क्या पर्सनालिटी, करिश्मा, एक उसके आसपास ऑरा जो होता है वो डिमीनर होता है. तो उन बच्चों का डिमीनर कैसा था? वो इनोसेंट बट क्लेवर थे, लाइवली बट सीरियस थे, यंग बट मैच्योर थे, या चाइल्डिश बट इंगेजिंग थे. तो वी नो वो यंग थे, बट जैसा कि हमको अभी बोला कि दे वर सीरियस बियॉन्ड देयर ईयर्स, वो उनके अंदर मैच्योरिटी उनकी आंखों में झलक रही थी. तो दे वर यंग बट दे वर ऑल्सो मैच्योर. What does the writer wish to imply via the comparison of Jacopo to a squirrel? Jacopo को, जो छोटा भाई है Jacopo, उसको एक squirrel से नरेटर ने कंपेयर किया है. तो इससे वो क्या बताना चाहते हैं कि the writer implies that Jacopo was extremely energetic, quick and restless, just like a squirrel. His lively movements and enthusiasm made him seem full of life. तो वो जेकोपो को एक स्क्विरल से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं स्क्विरल की तरह ही जेकोपो भी एकदम लाइवली था, एनर्जेटिक था, रेस्टलेस था, दौड़ता भागता रहता था. ठीक है. How did the boys prove useful to the narrator and his companions? Select the most appropriate option.
किस तरीके से वो बच्चे हेल्प करी, सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या हेल्प करी उन बच्चों ने, उन्होंने न्यूज़पेपर्स ला के दिए उनको, गाइडेड देम टू गुड रेस्टोरेंट्स एंड सोल्ड फ्रूट्स टू देम, ये सब चीज़ों से उनने हेल्प करी उन बच्चों ने, जो क्या बोलते हैं नरेटर हैं एंड जो उनके कंपेनियन हैं उनकी। Select the suitable word from the extract to complete the following. Now, ये हमको थोड़ा देखना है, ये वाला जो है ये हम ऐसे जनरली मैथ्स में साइन ये वाले साइंस देखते हैं, बट बेसिकली हैप्पी इज टू सैड, हैप्पी सैड का क्या है ऑपोजिट है, तो अब हमको बताना है पैसिफाई का जो ऑपोजिट है वो क्या होगा, इट वुड बी टू प्रोवोक। पैसिफाई मतलब ऐसे पैसिफायर्स बच्चों को दिए जाते हैं ताकि वो शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, ठीक है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, टू प्रोवोक, मतलब किसी को मानो आई एम प्रोवोकिंग समवन टू बी एंग्री, तो वो गुस्सा दिलाना किसी को, ठीक है, तो उसका पैसिफाई का ऑपोजिट हो जाएगा प्रोवोक। नाउ सेलेक्ट द फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द सेम एज टू सर्कुलेट। टू सर्कुलेट का जो फ्रेज है विच इज मेक द राउंड्स, मीन्स टू सर्कुलेट और टू मूव अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सर्कुलेट मतलब भी यही होता है कि मूव अराउंड इन circles and made the rounds का भी यही मतलब होता है। I said, Nicola, the way you and Jacopo work, you must earn quite a bit. You spend nothing on clothes. You eat little enough. When I see you have a meal, it's usually black bread and figs. Tell me, what do you do with your money? He colored deeply under his sunburn, then grew pale. He looked to the ground. You must be saving up to immigrate to America, I suggested. He looked at me sideways and spoke with an effort. तो इस एक्सट्रैक्ट से अब क्वेश्चंस आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द नरेटर रिमार्क द वे यू एंड जैकोबो वर्क रिफर टू। जिस तरीके से वो लोग वर्क कर रहे थे वो मतलब था उस बात का कि दे वर ओपन टू डू ऑड जॉब्स लाइक एरेंड्स एंड यू नो डूइंग मतलब न्यूज़पेपर्स बेचना, छोटे मोटे जो इधर उधर के और जॉब्स होती हैं, फ्रूट्स बेचना, न्यूज़पेपर्स बेचना, कुछ शू शाइन करना, इन सब चीज़ों के लिए वो ओपन थे, इससे उनका मतलब है। हाउ डिड द नरेटर्स क्वेश्चन इम्पैक्ट निकोला। निकोला को क्या फील हुआ जब नरेटर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि तुम लोग करते क्या हो इन पैसों का, तो जो निकोला है वो एम्बैरेस्ड फील कर रहा था, वो नहीं बताना चाहता था कि हम क्या कर रहे हैं इन पैसों का। State one aspect that might have led the narrator to think that the boys must be saving to immigrate to America. क्यों नरेटर को ऐसा लगा कि जो वो बच्चे हैं वो अमेरिका शिफ्ट होना चाहते होंगे, इमिग्रेट करना चाहते होंगे, इसलिए वो इतने सेव अप कर रहे हैं। तो द नरेटर नोटिस दैट द बॉयज लिव्ड फ्रूगली, स्पेंडिंग लिटिल ऑन फूड एंड क्लोथिंग लेड हिम टू अज्यूम दैट दे वर सेविंग फॉर अ सिग्निफिकेंट पर्पस सच एज इमिग्रेटिंग टू अमेरिका। उसने देखा नरेटर ने कि ये बच्चे इतना काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने पैसे भी कमा रहे हैं ऑब्वियसली फिर इतनी मेहनत के साथ, और सेव कर रहे होंगे उस पैसों को ऑब्वियसली, क्योंकि ना वो कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं ना खाने पे खर्च कर रहे हैं, तो वो उन पैसों को क्या कर रहे होंगे, सेव कर रहे होंगे फॉर अ वेरी बिग पर्पस, और बिग पर्पस जैसा कि हो सकता है कि उनको अमेरिका जाना हो, तो इसलिए नरेटर ने ऐसा सोचा। Which aspect of the following remarks shows that the narrator observed things keenly? कीनली मतलब एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करता था नरेटर, ध्यान से देखता था अपने आसपास सब चीज़ों को, तो हमको किस बात से पता चलता है कि नरेटर ऐसा था। When I see you have a meal, it's usually black bread and figs. जब नरेटर बोलता है कि मैंने तुमको देखा है खाना खाते हुए, तुम लोग ये स्पेसिफिक चीज़ खाते हो ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स, तो आप कितना ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी सराउंडिंग्स को। उन नरेटर ने ध्यान से देखा होगा ना उन बच्चों को खाना खाते हुए, तभी उसको पता है कि वो लोग क्या खाना खाते हैं, तो इससे उनकी जो कीन ऑब्जर्वेशन स्किल्स है उनका पता चलता है। What does the sunburn help you deduce about Nicola? जो sunburn था उससे क्या पता चलता है? He spends a lot of time working outdoors under the sun, suggesting his dedication, hard work and struggle to support his sister. तो जो sunburn है निकोला का, उससे हमको पता चलता है कि वो बहुत टाइम तक धूप में काम करता होगा, तभी उसकी जो स्किन है उस पर पूरा का पूरा sunburn हो चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
What do you understand by the following statements? इन statements से हमको क्या समझ में आता है? We do many things, sir. Nicola answered seriously. He glanced at us hopefully. तो निकोला जब बोलता है कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, we do many things, तो इससे हमको क्या समझ में आता है? The statement shows that Nicola and Jacopo were engaged in various small jobs to earn money. The word seriously indicates their sincerity and hard work, while hopefully suggests that they were eager to find more work to support their needs. तो वो क्या बता रहे हैं कि जब वो बोलते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो ऑब्वियसली जब वो सीरियस वाला बात बोल रहे हैं तो उनसे उनकी सिंसियरिटी और हार्डवर्क के बारे में समझ आता है हमको. एंड जब वो ये चीज़ करते हैं कि ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली, तो जब वो नरेटर की तरह होपफुली देखते हैं उनकी तरफ, तो उससे हमको समझ में आता है कि दे आर ईगर टू फाइंड मोर वर्क. एंड नरेटर की तरफ भी वो देख के सोच रहे हैं कि ये भी हमको और वर्क दे दें. एंड फिर बाद में हमको पता चलता है कि नरेटर करता भी यही है, वो उनको सारे काम उन्हीं दोनों बच्चों से कराता है, उन्हीं से रेस्टोरेंट्स के नाम पूछता है, उन्हीं को बोलता है कि हमारे टूरिस्ट गाइड भी बन जाओ. एंड दिस थिंग हैपन्स. He smiled uncomfortably. Just plans, sir. He answered in a low voice. तो जब निकोला बोलता है just plans, sir, वो भी एकदम ऐसे धीमी सी आवाज़ में, तो इससे हमको क्या समझ में आता है? This shows that the boys were reluctant to share the details about their struggles. The uncomfortable smile and the low voice suggest that they did not want pity or charity, preferring to keep their hardships private. तो जब उन्होंने बोला जस्ट प्लान्स, तो जो शब्द हैं ये जस्ट प्लान्स से, तो हमको समझ में आता है कि हाँ, वो जो बच्चे हैं वो नहीं शेयर करना चाहते अपने प्लान्स, लेकिन जिस तरीके से वो बोलते हैं विद अ लो वॉइस एंड ऐसे अनकम्फर्टेबली वो ऐसे बोलते हैं जस्ट प्लान्स, ऐसे नीचे देखते हुए, तो इस सब से हमको क्या पता चलता है कि वो बहुत ही मतलब ऐसे है कि वो बताना भी नहीं चाहते, प्लस वो किसी की पिटी नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि कोई भी उन पे तरस खाए कि अरे बच्चों के साथ क्या हो गया. वो बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं एक्चुअल में, एंड वो बिल्कुल चाहते हैं कि उनकी जो तकलीफ़ें हैं, उनकी जो लाइफ की हार्डशिप्स हैं, वो प्राइवेट ही रहें, किसी को उनके बारे में पता नहीं चले. Yet in both these boyish faces there was a seriousness which was far beyond their years. इससे हमको क्या समझ में आता है कि despite being young, even though they were just boys, छोटे बच्चे थे, Nicola and Jacopo carried the weight of great responsibilities. उनके कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां, responsibilities थी. Their experiences had made them mature beyond their age, as they had to take care of their sick sister on their own. उनकी जो बहन है जो बीमार हो गई थी, उसका ध्यान वो लोग खुद रखते थे, खुद उसके हॉस्पिटल बिल्स पे करते थे, एंड दे डिड एवरीथिंग. वो भी इतनी छोटी सी एज में, और उनके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, इसीलिए वो अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर और सीरियस हो गए थे. Now, brief question and answers हैं. Why was the author surprised to see Nicola and Jacopo working as shoeshine boys? जब पहली बार ऑथर ने देखा कि ये लोग shoeshine वाला काम कर रहे हैं, तो ऑथर सरप्राइज क्यों हो गए? क्योंकि the author was surprised because he had first seen Nicola and Jacopo selling strawberries. Later, he saw them doing many different jobs, including shining shoes, which showed that their extreme dedication to earning money. पहली बार ऑथर ने उन दोनों बच्चों को क्या करते हुए देखा था? दे वर सेलिंग स्ट्रॉबेरीज. एंड फिर उसके बाद उन्होंने एकदम से देखा कि अरे ये तो शू शाइन भी कर रहे हैं और भी सारे काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ऑथर एकदम सरप्राइज हो गए थे. The story is full of surprises. Briefly mention two such instances. स्टोरी में काफ़ी सारे सरप्राइजेस थे, दो सरप्राइज वाले इंस्टेंसेस हमको बताने हैं कहानी में से. तो फर्स्ट इंस्टेंसेस, नरेटर वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट द बॉयज डिड वेरियस जॉब्स, सेलिंग फ्रूट, शाइनिंग शूज, रनिंग एरेंड्स विदाउट कंप्लेनिंग. पहला सरप्राइजिंग इंसिडेंट इज कि दो छोटे छोटे बच्चे इतने सारे टाइप के वर्क कर रहे थे. सेकेंड सरप्राइज इज द बिगेस्ट सरप्राइज केम व्हेन द नरेटर लर्न दैट द बॉयज वर नॉट वर्किंग फॉर देमसेल्व्स बट फॉर देयर सिक सिस्टर लूसिया. नरेटर या कोई भी सोचेगा, देखेगा कि इतना काम कर रहे हैं बच्चे, तो ये अपने लिए कर रहे होंगे ऑब्वियसली, बट नहीं, यही सरप्राइज था स्टोरी में कि वो अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए एक्चुअल में इतना वर्क कर रहे थे. ओके, Next, why were the boys in the deserted square at night? What character traits do they exhibit? Deserted square मतलब ऐसा एरिया जो बिल्कुल खाली है, जहाँ पे बिल्कुल लोग नहीं हैं, एंड वो लोग इतनी रात में ऑलमोस्ट मिडनाइट पे वहाँ पे क्या कर रहे थे, एंड उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको समझ में आते हैं इससे. The boys were waiting in the square at night because they had been working hard all day and they were likely
looking for opportunities to earn money. They exhibit dedication, determination and selflessness in their struggle to support their sister. वो लोग दिन भर से काम कर रहे थे और रेस्ट कर रहे थे एक स्टोन पेवमेंट पे, वहाँ पे वो डेजर्टेड सी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, एंड वो वेट कर रहे थे एक बस के आने का जहाँ पे वो न्यूज़पेपर्स बेच सके, एंड वो हमेशा ढूंढते रहते थे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क एंड अर्न मनी. एंड इससे हमको पता चलता है कि वो कितने डेडिकेटेड हैं. The narrator asks the boys, "Must you work so hard? You both look rather tired." The boys replies, "We are not complaining, sir." What do you learn about the boys from their reply? इस reply से हमको क्या समझ आता है कि this reply shows that the boys were strong-willed, self-reliant and determined. स्ट्रॉन्ग विल थे, वो लोग डरते नहीं थे चीज़ों से, सेल्फ रिलायंट थे, खुद के दम पे सब कुछ कर रहे थे, एंड बहुत डिटर्मिन्ड थे जितनी मेहनत वो कर रहे थे. दे डिड नॉट कंप्लेन अबाउट देयर हार्डशिप्स, शोइंग देयर मैच्योरिटी एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. छोटे से बच्चों के अंदर इतनी मैच्योरिटी थी, इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सब हमको शो करती है ये लाइन जब वो बोलते हैं कि हम कंप्लेन नहीं कर रहे, क्योंकि वो एक्चुअल में किसी से कंप्लेन नहीं कर रहे थे. जो भी उनकी हार्डशिप्स थी वो खुद उनसे डील कर रहे थे. सपोर्ट द ओपिनियन दैट द नरेटर वॉज काइंड एंड सेंसिटिव. अब हमको सपोर्ट करना है इस ओपिनियन को कि जो नरेटर थे स्टोरी के वो काइंड और सेंसिटिव इंसान थे. हाँ, narrator was kind and sensitive because he took interest in the boys' lives. Instead of just hiring them for errands, he observed their behavior, followed them to the hospital and respected their dignity by not asking too many questions. Normal आते होंगे लाइफ में उनके जेकोपो और निकोला के लोग कि मतलब जो भी उनसे वर्क कराते हैं, आते हैं चले जाते हैं अपना वर्क करा के. बट जो हमारे ऑथर है जिन्होंने कहानी लिखी है, उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने नोटिस किया कि ये बच्चे इतना काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. फिर उसके बाद उन्होंने जानने की कोशिश करी, उनको हॉस्पिटल के अंदर फॉलो किया एंड जाना कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, अपनी बहन के इलाज के लिए कर रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए. एंड साथ ही में जब उनको ये सीक्रेट उनका पता चला तो उनने ये डिस्क्लोज नहीं करी बात उन दोनों बच्चों को, क्योंकि उनको लगता है कि वो बच्चे चाहते हैं अपना सीक्रेट रखना, तो उनकी रिस्पेक्ट करी उनने डिग्निटी बाय नॉट आस्किंग टू मेनी क्वेश्चंस. Do you think the boys looked after Lucia willingly? Give reasons for your answer. क्या आपको लगता है? आपको लगता है, ठीक है, आपको आंसर करना है. क्या आपको लगता है कि जो वो बच्चे हैं वो अपनी जो सिस्टर है उसका जो ध्यान है वो खुद रख रहे हैं, अपनी मर्जी से रख रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहा है उनको कोई, वो खुद से ये चीज़ कर रहे हैं और हमको रीज़न देना है. तो यस, The boys looked after Lucia willingly. खुद की मर्जी से वो उसका ध्यान रखते थे. They worked tirelessly without complaining, spent all their earnings on her treatment and kept their hardships private. Their actions reflected their deep love, dedication and sense of responsibility towards their sister. हाँ, वो बच्चे बिना कुछ बदले में एक्सपेक्ट करे, बिना किसी को बताए, बिना किसी कोई और उनको बोल नहीं रहा था, वो खुद से अपने मन से इतनी मेहनत कर रहे थे, अपनी सिस्टर के ट्रीटमेंट के लिए सारे एक्सपेंसेस पे कर रहे थे, क्योंकि वो उससे सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. वो अपने ऊपर बिल्कुल खर्चा नहीं करते थे. वो बच्चे, हमको पता है, वो खाते ऐसे ही थे, मतलब बहुत छोटी मील्स, कपड़ों पे अपने स्पेंड नहीं करते थे. अपना सारा पैसा वो अपनी सिस्टर के ट्रीटमेंट पे खर्च कर देते थे खुद से. तो हमको पता चलता है कि वो सब कुछ विलिंगली अपनी मर्जी से कर रहे होते हैं. नाउ डिटेल्ड क्वेश्चंस देखते हैं. अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, डिस्कस विद द रेफरेंस टू टू बॉयज. अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव मतलब किसी को देख के जज नहीं करना चाहिए, उन मतलब किस और नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर टाइप की जो चीज़ है कि जो अपीयरेंस है किसी इंसान का वो डिसेप्टिव हो सकता है, वो हमको उस इंसान के बारे में गलत चीज़ सोचने पे मजबूर कर सकता है. तो इन दोनों बॉयज़ के केस में अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव कैसे स्टोरी में वर्क करता है. सो लेट अस सी. The thing is, at first glance, Nicola and Jacopo appeared to be ordinary street boys. पहले जब नरेटर ने इन दोनों को देखा तो वो ऑर्डिनरी सड़क पे वो लड़के थे and they were just struggling to make a living, ऐसा दिख रहा था क्योंकि उनके फटे पुराने कपड़े थे and everything. However, as the story unfolds, it becomes clear that they were much more than that. Their shabby clothes, a tough lifestyle and their notable character, deep love and selflessness, unlike what their appearance suggested, they were not working for themselves but for their sick sister. This proves that the true worth is not determined by outward appearance but by one's
एक्शंस एंड कैरेक्टर्स। तो अपीयरेंस ने धोखा दे दिया उनकी, बेसिकली उनकी जो अपीयरेंस है और उनकी जो एक्चुअल लाइफ है दे आर वेरी डिफरेंट। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लोग लाइक स्ट्रीट पे कोई बॉयज़ हैं, बहुत फटे पुराने कपड़ों में, ऐसी हालत में हैं, बट हमको आगे क्या पता चलता है स्टोरी में कि वो एक्चुअल में बहुत अच्छी एक फैमिली से आते थे और उनके साथ बहुत ट्रेजेडी हो गई। एंड वो जो इतना सब वर्क कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपनी सिस्टर की इलनेस को ठीक करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो इतना सब कर रहे हैं। तो इस स्टोरी में, इस रेफरेंस में द अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव बिल्कुल फिट बैठता है। Now, how does the story Two Gentlemen of Verona promise hope for the society? हमको इस स्टोरी से पूरी की पूरी सोसाइटी एट लार्ज के लिए होप की फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि द स्टोरी promises hope by showing that even in difficult times there are people who embody selflessness, love and responsibility. वॉर का टाइम था, इतना सब बुरा हुआ, हार्डशिप्स आई निकोला एंड जेकोपो की लाइफ में, फिर भी उन्होंने सच्चाई का साथ, अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा। दे कुड हैव डन wrong things, they could have gone the wrong path, but they chose the right path. उन्होंने सही के साथ जाना प्रेफर किया, उन्होंने अपनी काइंडनेस, कंपैशन, सेल्फलेसनेस सब क्वालिटीज़ को मेंटेन रखा। निकोला एंड जेकोपो डिस्पाइट देयर हार्डशिप्स रिमेन honest, hardworking and dedicated to their sister. Their actions inspire faith and in the goodness of humanity that provoke kindness and sacrifice. We can make the world a better place. Kindness के साथ, sacrifice के साथ हम पूरी की पूरी दुनिया को एक better place बना सकते हैं। ये इन दोनों बच्चों ने and स्टोरी ने हमको सिखाया है। Next, the story of two boys, as revealed by the nurse, deeply impacts the narrator. He decides to write a diary entry recording how he feels inspired by the grit, determination, and selfless actions of the two gentlemen of Verona as the narrator राइट द एंट्री। तो आपको इमेजिन करना है, एक मिनट के लिए मैं कहूँगी वीडियो को पॉज करिएगा, इमेजिन करिएगा कि आप जो हो वो नरेटर हो एंड आपको इन दोनों बच्चों की स्टोरी ने बहुत इम्पैक्ट किया है एंड अब आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है उस बेसिस पे। आई होप वीडियो पॉज किया होगा एंड अब मैं आपको अपना आंसर बताती हूँ। तो डियर डायरी, टुडे आई विटनेस समथिंग ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी. Two young boys, Nicola and Jacopo, who define the meaning of love and sacrifice. At first, they appeared to be just street boys running errands for a living. But when I followed them, I discovered the truth that changed my perspective forever. मेरा सोचने का तरीका, मेरा जो perspective है towards everything, towards life, बदल के रख दिया इन दोनों बच्चों ने. They are very extraordinary. These boys were worked tirelessly, not for themselves. अपने लिए नहीं काम कर रहे थे वो इतना tirelessly, but to take care of their sister Lucia. Despite their struggles, they never complain or ask for help. Their determination and selflessness are beyond words. उनका जो मैंने डिटर्मिनेशन देखा, जो उनका सेल्फलेस नेचर था, इतनी मेहनत करके अपने ऊपर बिल्कुल पैसे स्पेंड नहीं करना, बिल्कुल ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, अपने पूरा का पूरा सेविंग्स ले जाके हॉस्पिटल में दे देना ताकि उनकी जो सिस्टर है उसका ट्रीटमेंट हो पाए. दिस इज़ मिराकुलस बिल्कुल. And in their eyes, I saw wisdom and strength far beyond their years. They have shown me that being a gentleman is not about wealth or appearance, but about courage, sacrifice, and love. I will never forget the lesson that they have taught me today. उन बच्चों में इतनी मैच्योरिटी थी, इतना सेल्फलेस उनका नेचर था, वो अपनी जो बहन है उससे इतना प्यार करते थे कि वो लोग टायरलेसली सुबह शाम दिन रात दे वुड वर्क एंड सारा का सारा पैसा दे वुड सेव टू मेक हर वेल अगेन. उसको बस वो ठीक करना चाहते थे एंड उनने करेज दिखाया है स्टोरी में, लव दिखाया है, सैक्रिफाइस दिखाया है, और ये हर एक क्वालिटी एक जेंटलमैन की क्वालिटी होती है. एंड आई एम ट्रूली टच्ड बाय देम. ओके, आई विल नेवर फॉरगेट द लेसन दैट दे हैव टॉट मी टुडे, द नरेटर. तो अपना नाम लिखेंगे, ख़त्म करेंगे डायरी एंट्री नरेटर के पर्सपेक्टिव से. Now, next, when Lucia gets well, she writes a letter to Nicola and Jacopo to express her feelings of gratitude and admiration for them. Imagine करना है कि मानो हम लूसिया हैं, जो सिस्टर है, and उसके हिसाब से लेटर लिखना है. So, the letter from Lucia to Nicola and Jacopo. Dear Nicola and Jacopo, imagine कर रहे हैं हम
कि हम लूसिया हैं, आपको इमेजिन करना है कि आप लूसिया हो एंड ये लेटर लिख रहे हो. I don't have enough words to express my gratitude. Every moment I spent recovering, I knew that it was for your love and sacrifice that made it possible. You both gave up your childhood, worked endlessly, and endured much just for me. You never let me feel how difficult life was for you. You always smiled and assured me that everything was fine, while in reality you were struggling every day. तो वो बार बार लिख रही है, रीइंफोर्स कर रही है ये बात कि तुम लोगों ने इतना मेरा ध्यान रखा, तुम लोगों ने इतना मेरे साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया, हमेशा हंसते खेलते तुम मेरे सामने दिखते थे, बट पीठ पीछे तुम लोग बहुत मेहनत करते थे और तुम अपने स्ट्रगल्स मुझे नहीं बताते थे. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव सच अमेजिंग ब्रदर्स. यू बोथ आर माई स्ट्रेंथ, माई हीरोज, माई जेंटलमैन ऑफ वेरोना. I promise that once I am fully well, I will take care of you both just as you have taken care of me. Until then, please take some rest and know that I love you more than words can say. मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ जितना वर्ड्स में बयां भी नहीं किया जा सकता है. एंड वो बोलती है कि तुम दोनों बहुत अच्छे भाई हो, तुम दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, एंड मैं भी चाहती हूँ कि जब मैं रिकवर हो जाऊँ तो मैं तुम दोनों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँ. विद ऑल माई लव एंड लूसिया साइंस ऑफ द लेटर. आई होप समझ में आ गया. अच्छी तरीके से इमेजिन करना है आपको कि आप लूसिया हो एंड उस हिसाब से लेटर लिखना है. योर लेटर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम माइन बिकॉज इट इज़ अगेन अबाउट क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. लुक एट द वर्ड्स, इटैलिक वर्ड्स इन द from the following examples. We bought the biggest basket and then set off toward town. तो ये जो words हैं basically italic में, जैसे first sentence में set off है, तो इनको हमको देखना है. set off, came upon, put on, turned away. तो इनका basically हमको बताना है, इनको match करना है with their meanings. और भी ये कुछ words ऐड कर दिए ने, set up, break down, set off, put up with, put off and put on. और यहाँ पे कुछ meanings हैं जो jumbled up हैं, तो हमको इनको basically match करना है. नाउ तो क्या होगा, कम इन का मतलब होता है टू रिफ्यूज, सॉरी, तो दिस इज अगेन अनदर टेबल और वर्ड्स है कम इन, कम अक्रॉस, कम अप अगेंस्ट, टर्न डाउन, टर्न इन एंड टर्न टू. ठीक है, तो हमको अब बताना है बेसिकली. नाउ यूज दीज फ्रेजेस गिवन अबव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ठीक है, तो हमको ये फ्रेजेस को यूज़ करके सेंटेंसेस जो हैं उनको कंप्लीट करना है जो हमने अभी अभी वर्ड्स पढ़े, टू, कम अप एंड एवरीथिंग. तो लेट अस सी कि सबसे पहले हम मैच करते हैं इनको मीनिंग से. सेटअप का मतलब होता है टू स्टार्ट या फिर टू एस्टैब्लिश. नाउ ब्रेक डाउन का मतलब होता है, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना नहीं, लिटरली ब्रेक डाउन मतलब फीलिंग्स में एकदम बह जाना, रो ना आ जाए किसी को, मानो टू लूज कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट क्राइंग. सेट ऑफ का मतलब टू सेट ऑफ, स्टार्ट अ जर्नी. पुट अप मतलब टू टॉलरेट विद अ सिचुएशन और पर्सन. कोई बहुत इरिटेटिंग इंसान है तो मैं कह रही हूँ आई हैव टू पुट अप विद देम, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा उनके झेलना पड़ रहा है उनको, तो दिस इज द मीनिंग, टू टॉलरेट. पुट ऑफ, टू पोस्टपोन. पुट ऑफ मतलब मैं आई एम पुटिंग ऑफ माई वर्क अंटिल टुमारो, तो मतलब मैं कल तक जो काम है वो टाल रही हूँ, पोस्टपोन कर रही हूँ. ठीक है, तो पुट ऑफ मतलब टू पोस्टपोन. पुट ऑन मतलब टू वेयर. ठीक है, कम इन का मतलब टू एंटर. कम अक्रॉस का मतलब टू मीट और फाइंड बाय चांस. कम अप अगेंस्ट का मतलब टू बी फेस्ड विथ और अपोज्ड बाय, किसी के सामने अगेंस्ट खड़ा होना. ठीक है, टर्न डाउन का मतलब टू रिफ्यूज या रिजेक्ट, मतलब जैसे अगर मानो कोई मुझसे पूछता है कि विल यू हैव अ चॉकलेट, तो मैं कहूँगी नो. तो अगर मैंने नो कहा तो दैट इज आई एम टर्निंग डाउन देयर ऑफर. ठीक है, तो रिजेक्ट कर रही हूँ मैं. टर्न इन टू इन्फॉर्म या फिर डिलीवर अप. ठीक है, किसी को इन्फॉर्म करना. टर्न टू का मतलब टू ट्राई टू गेट हेल्प, एडवाइस या सिंपैथी फ्रॉम समवन. मतलब अगर मानो मेरे पास कोई चॉइस आई या कुछ ऑप्शंस आए और मैंने मम्मी से पूछा मेरी, ठीक है, कि मम्मी मैं क्या करूं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आई टर्न्ड टूवर्ड्स माई मदर, आई टर्न टू हर फॉर एडवाइस या फिर फॉर हेल्प. ठीक है, आई होप समझ में आ गए होंगे मीनिंग्स. अब इसको सेंटेंस में हम डालते हैं in words को. The landlord was suspicious about two men staying in his flat, so he called the police and turned them in. मतलब उन्होंने पुलिस को सौंप दिया. Early in the morning we packed our bags and set off for a hike over the mountain. Set off मतलब जर्नी की स्टार्ट करना, तो हम लोगों ने जर्नी अपनी स्टार्ट करी towards the mountain, set off for the mountain. जानवी came across some photographs of her grandfather in the old trunk. जब उसने old trunk देख रही थी तो she
क्या हुआ, केम अक्रॉस, उसको दिखी वो फोटोज ऑफ हर ग्रैंडफादर. माई फादर सेट अप हिज ओन बिजनेस 10 years ago. हमको पता है सेटअप करते हैं बिजनेस को, तो सेटअप विल फिट हियर. द बैंक टर्न डाउन पॉल्स रिक्वेस्ट फॉर अ लोन. पॉल ने लोन का एप्लीकेशन किया एंड बैंक ने क्या किया, टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट कर दिया. The corporation's decision to reduce the leave of the employees came up against a lot of opposition. मतलब काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट थे लोग इस पॉलिसी से एंड एकदम ऑपोजिशन में आके the people came up against a lot of opposition. Now, next is Two Gentlemen of Verona is written in first person. पूरी की पूरी स्टोरी किस में लिखी गई है, फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन यानी कि बार बार स्टोरी में कौन सा शब्द यूज किया गया है, आई. जब भी आई यूज किया जाता है स्टोरी में, दैट मीन्स इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन. एक इंसान अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा है. पूरे टाइम नरेटर बोलता है ना कि आई वॉज गोइंग देयर, आई सॉ द बॉयज, दिस एंड दैट. तो जो स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है. ठीक है. Now, is a first-hand account of the events told or narrated through the eyes of a single character, typically the main character. Stories written in the first person are easily identified by the use of pronoun I rather than he or she. मतलब स्टोरी में ज़्यादातर I word use होता है, तो ये हमने जाना. ना हमको क्या करना है, the reader will see phrases such as I said, I thought rather than he said and she thought. Everything experienced through the eyes of a single character and all thoughts and observations are limited to that one person. There can be no outside observer. एक observer के point of view से, एक observer के perspective से कहानी लिखी गई है. Narrator का perspective था ना, towards the sister, towards Nicola and Jacopo, वो हमको बताया है. दूसरों का perspective नहीं बताया है. That is what they are saying. Now, if the narrator does not see or experience the events at first hand, it cannot be a part of the story. All scenes in the story are filtered through this person's unique perception. ठीक है, तो इस person के base पे होता है. Now, आपको समझ में आ गया फर्स्ट पर्सन क्या होता है. अब बता रहे हैं थर्ड पर्सन व्यू क्या होता है. थर्ड पर्सन is a narrative mode in which both the reader and author observe the situation either through the senses and thoughts of more than one character through an overarching godlike perspective that sees and knows everything that happens and everything that the characters are thinking. तो जनरली हम जो भी टीवी शोज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, स्टोरीज पढ़ते हैं, काफ़ी सारी उनमें से थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से होती हैं. मतलब जो नरेटर है एंड रीडर है, उन दोनों को मानो आप आसमान में बैठे हैं वो मानो, एंड उनको सब पता है, दे आर गॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड उनको सब पता है सब कैरेक्टर्स के बारे में कि सब कैरेक्टर्स के क्या थॉट्स हैं. हम ऐसे शोज देखते हैं तो हमको बताते हैं ना ऐसे मन में क्या चल रहा है, इस कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है, उस कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है. उस पर्सपेक्टिव से जब स्टोरी लिखी होती है तो थर्ड पर्सन में होती है. लेकिन ये वाली स्टोरी हमने जो पढ़ी उसमें सिर्फ नरेटर के थॉट्स बता रहे थे, तो दैट वॉज फर्स्ट पर्सन. नाउ थर्ड पर्सन में this is mode of narration. The character can tell the reader things that the main character does not know. और इसमें क्या होता है, रीडर के पास ऐसी जानकारियाँ हो सकती हैं स्टोरी के बारे में जो मेन कैरेक्टर को नहीं पता है, क्योंकि हम ऑब्वियसली पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं इन द स्टोरी बाकी कैरेक्टर्स के भी थॉट्स. और थिंग्स दैट नन ऑफ द कैरेक्टर्स नो. रीराइट इन थर्ड पर्सन एनी पार्ट ऑफ द स्टोरी यू लाइक. तो अब हमने जो ये स्टोरी पढ़ी which was written in first person, इसको हमको कन्वर्ट करना है कोई भी इसका एक छोटा सा पैराग्राफ लेके इन थर्ड पर्सन. तो देखते हैं हम, आप कोई भी पैराग्राफ पिक कर सकते हो स्टोरी से. दिस इज अगेन अ क्रिएटिव टास्क, योर टास्क. तो आप बिल्कुल इसको करिए अपने हिसाब से, जो पैराग्राफ आपको पसंद है आप चूज करिए. यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ लिया है. तो फर्स्ट पर्सन का नरेशन ओरिजिनल पैराग्राफ क्या था. वन मॉर्निंग वाइल ड्राइविंग through the foothills of the Alps, I saw two small boys selling wild strawberries. They were dressed in rags, yet their eyes were bright as eager. As I stopped my car, they ran up to me hoping to sell their fruit. I was impressed by their determination and brought a basket of strawberries. अब इसको थर्ड पर्सन में हम रीराइट करेंगे तो किस तरीके से साउंड करेगा, लिखेंगे हम वन मॉर्निंग एज अ ट्रैवलर ड्रोव थ्रू द फुटहिल्स. हम आई नहीं बोल रहे, अब बोल रहे हैं हम और ट्रैवलर. ठीक है, एज अ ट्रैवलर ड्रोव थ्रू द फुटहिल्स ऑफ द एल्प्स. ही, अगेन आई नहीं,
he noticed, कौन noticed? He, जिसकी हम बात कर रहे हैं traveler की, noticed two small boys standing by the roadside selling wild strawberries. Dressed in worn out clothes, the boys appeared poor, yet their eyes shone with eagerness and determination. As soon as the car came to the halt, the boys rushed forward, hoping to sell their fruit. Observing their sincerity and perseverance, the traveler, again बोल रहे हैं कौन? The traveler decided to buy a basket of strawberries from them. तो इसमें हमने बताया एज अ थर्ड पर्सन व्यू कि ट्रैवलर जा रहा था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अगेंस्ट द प्लॉट जो था पहले कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया. आई होप समझ में आ गया हो. थर्ड पर्सन में हमने इस पैराग्राफ को लिखा है. Next, the narrator realizes why Nicola and Jacopo work so hard, yet he does not go in to meet their sister, nor does he speak to them about what he learns from the nurse. Working in groups, discuss the following aspects of the story and share your views with the class. अगेन क्लास एक्टिविटी है आपकी, क्लास में आपको करना है बेसिकली इन सब बातों पे डिस्कस करना है एंड आपके क्या व्यूज़ हैं कि जो नरेटर है उसको पता चल जाता है कि निकोला एंड जेकोपो अपनी एलिंग सिस्टर को ठीक करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नरेटर वो बात नहीं करता है उनसे, ना ही वो अंदर जाता है और लूसिया उनकी सिस्टर से मिलता है. तो द लव, डिवोशन एंड द फैमिली वैल्यूज़ निकोला एंड जेकोपो डिस्प्ले, इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो अपना विचार है आपका, दैट वुड बी योर आंसर, बट मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल आंसर दे रही हूँ, आपका आंसर मुझसे डिफरेंट हो सकता है. Nicola is only 13 years old and Jacopo is 12. Yet they have a man's heart each. They work hard day and night, never mind doing petty jobs like vending strawberries, hawking newspapers, polishing shoes. They show tourists around the town and run errands. They do all this to earn money which is useful for the treatment of their sister who has been suffering from tuberculosis of the spine. It vividly depicts their love, devotion and family values. ये सब बातें कि वो बेचारे 12-13 साल के बच्चे हैं, वो इतना सब काम कर रहे हैं just to treat their sister, ताकि उनकी जो बहन है वो अच्छे से वापस से ठीक हो जाए. तो इस सब से हमको उनका family values and उनका devotion and love समझ में आता है. Now their pride in themselves and their family. उनका pride कैसे समझ में आता है हमको? Nicola and Jacopo are not ashamed of doing petty jobs to earn money for the treatment of their sister, Lucia, who is affected with tuberculosis. War has not broken their spirits. They are proud of themselves and their family. Though children, they do not want any help or favor from anybody. It shows their pride in themselves and family. And their family. वो इतना सब करते हैं बट वो किसी से पिटी नहीं चाहते कि अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं. वो किसी को बताते नहीं हैं कि हम कितने स्ट्रगल में हैं. एंड साथ ही साथ में वो जो बच्चे हैं वो किसी से फेवर्स भी नहीं लेना चाहते, किसी से हेल्प भी नहीं लेना चाहते. इससे हमको पता चलता है कि वो कितना प्राइड रखते हैं अपने आप में और अपनी फैमिली में. Now, the trust that they place in the narrator. वो किससे हमको समझ में आता है कि वो narrator को trust करते हैं. Before leaving, the narrator asks if he would be of any help to them. Jacopo requests narrator to send them to Poleta in their car, which they might have not asked anybody. किसी और से कभी उन्होंने ऐसी help नहीं मांगी. हमेशा वो खुद की bicycle से जाते थे. लेकिन narrator पे उन्हें trust करके उनसे ये help मांगी. After initial disagreement between the brothers and reassurance from the narrator, they agree to go with him. They are very comfortable and trust him completely. वो लोग बहुत अपना trust show करते हैं narrator पे जब वो narrator को बोलते हैं कि आप हमको पोलेटा वो village में लेके जाइए, क्योंकि वो बात किसी को नहीं बताना चाहते थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो village में क्यों जा रहे हैं, but फिर भी वो narrator पे अपना trust show करते हैं और उनको help के लिए बोलते हैं. Now, the reason the narrator did not disclose to them that he knows the secret. Narrator को पता चल जाता है उन दोनों का secret कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं, but narrator वो नहीं बताते हैं उनको कि उनको उनका secret पता चल गया है. ऐसा narrator क्यों करते हैं? Nicola is initially not comfortable with the narrator driving them to Poleta. After some thinking, yet they agree. The moment they reach their destination, they jump out of the car and do not ask the narrator to come in with them. On the other hand, they suggest him to spend time at cafe in the village. The narrator understands their reluctance to share their purpose of visit with him and therefore does not disclose to them what he knows and keeps their secret. Narrator
इसलिए उनको नहीं बताते हैं उन बच्चों को कि हाँ मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है, क्योंकि वो बच्चे नहीं चाहते थे कि नरेटर को पता हो। पहले भी उन लोगों ने नहीं बताया था अपने प्लान्स के बारे में, बाद में भी जब वो वहाँ पहुँच गए हॉस्पिटल में तो उन्होंने कहा आप जाके पास में कैफ़े है वहाँ पे आप यू कैन एन्जॉय अ ड्रिंक, और वो नहीं चाहते थे कि वो उनके साथ अंदर आए। और जो नरेटर है वो इस बात की फुल रिस्पेक्ट रखते हुए बिल्कुल भी उन बच्चों से ये बात शेयर नहीं करते कि उनको पता है। नाउ एक राइटिंग टास्क है, हमको इमेजिन करना है दैट यू आर द नरेटर। एज द नरेटर राइट एन आर्टिकल ऑन द लेसन ऑफ लव, फेथ एंड ट्रस्ट दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम द 2 यंग बॉयज ऑफ वेरोना। इन 2 बच्चों से आपने क्या सीखा लेसन, लव का, ट्रस्ट का, सब चीज़ों का। आपको इसके ऊपर अपने आप एक आर्टिकल लिखना है एज द नरेटर। तो अगेन आई वुड से कि आप ये टास्क खुद करिए, बट आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल आंसर। नाउ इट डजंट टेक ईयर्स टू गेन मेच्योरिटी इज द टाइटल ऑफ आर आर्टिकल, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे सी एज में दे आर मेच्योर बियॉन्ड देयर ईयर्स। Tragedies and adversities either bring out the best or worst among people. They prove to be great testing times which end up in glory or disaster. The bitter, indomitable struggle of Nicola and Jacopo amidst the ravages of war takes on the epic proportions. The 2 young boys depict great maturity, wisdom, and faith in the invincibility of human spirit. The die-hard nature of 2 boys changes the nature of people around them with their vibrant spark of humanity. So, the 2 boys not only create a home to survive from the rubble, but pitch in their best efforts to sustain their sister Lucia. Their intrinsic vitality encourages them to take up any work that is available. That is, shining shoes, selling newspapers, and selling fruits, or helping the tourists around the sites. Okay, they don't mind eating black bread or figs or wearing torn clothes because they are single-mindedly focused on their sister's treatment. वो लोग अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे बेसिकली, सब मतलब ना खाने पे खर्च करते थे ना क्लोथ्स पे खर्च करते थे। हमको हर इंस्टेंस से पता चल रहा है कि वो सिर्फ अपनी जो एलिंग सिस्टर है उसके ट्रीटमेंट में पैसा डालना चाहते थे, उसको ठीक करना चाहते थे। ओके, तो ये हम यही आर्टिकल लिख रहे हैं, हम ये सब हमने देखा सीखा बेसिकली। द बॉयज रिजॉर्ट to any kind of emotional blackmail or charity to provide for their sister. Their dignity and perseverance show their extreme faith in their own ability to their sister's medical treatment. So the relentless struggle of the 2 boys offers a kaleidoscopic view of love, tenderness, wisdom and trust which even catastrophic war failed to crush. बहुत ही प्यारा हमने ऐसे आर्टिकल लिखा है, आप भी अपने इस वर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। बेसिकली हमने सब बता दिया कहानी, एंड वॉर से कोई भी हार्डशिप से वो बच्चों का जो फेथ है वो नहीं हटा, और इससे हमारे अंदर भी एक फेथ आता है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी कि हाँ किसी इंसान के साथ कुछ बहुत बुरा होता है तो भी वो इंसान अच्छा रह सकता है और अच्छे काम कर सकता है। Now, after her brother's visit, Lucia writes a page in her diary about the past life and her present situation. Her past life मतलब पिछले जन्म की बात नहीं कर रही है, past life मतलब जो उसको बीमारी हुई, जो वॉर हुई, उससे पहले की लाइफ एंड अभी की लाइफ। As Lucia write the diary entry in about 150 words. एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो सुन के ऐसे वर्ड्स पढ़ के कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि पास्ट लाइफ लिखा है तो जनरली पास्ट लाइफ का मतलब पिछली लाइफ बोला जाता है, बट यहाँ पे पास्ट लाइफ का मतलब क्या है, उनका जो उसका जो बीमारी है और जो सब बुरा बुरा हुआ उनके साथ उससे पहले की लाइफ। ठीक है, तो जो स्टोरी हमने पढ़ी उसके बेसिस पे ही हमसे पूछेंगे क्वेश्चन। पिछली जन्म का तो कुछ बताया नहीं स्टोरी में, तो उसका हमसे क्यों ही पूछेंगे, तो उस हिसाब से हमको डायरी एंट्री लिखनी है। नाउ डायरी एंट्री में हम क्या डालते हैं, डेट, डे, टाइम, डियर डायरी, आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज माई ब्रदर्स। अब ये हम किस पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं, जो लूसिया है सिस्टर है उसके पर्सपेक्टिव से। तो आप इमेजिन करो आप लूसिया हो एंड ये डायरी एंट्री लिख रहे हो। Nicola and Jacopo came to see me. They told me that they had come with a man by car. Jacopo was chirping. You know, he is as lively as a squirrel. Nicola is mature like a man. He looks after me as parents. How loving and affectionate they are. I feel very lonely when they are not here. I know that they have to go to the city to find work. After all, they have to pay the hospital charges every week. The demon of war has snatched a comfortable and cultured life. ये वाली चीज़ लिखनी है क्या, पहले की लाइफ के बारे में।
बता रही है फिर, डियर फादर आई रिमेंबर वॉज अ फेमस सिंगर, आई माई सेल्फ हैड बीन ट्रेनिंग एज अ सिंगर। पहले के टाइम पे हमको स्टोरी में बताया था कि वो, उसके फादर भी सिंगर थे और वो खुद भी सिंगिंग की ट्रेनिंग ले रही थी। बट द जर्मन्स केम विद देयर बॉम्ब्स एंड डिस्ट्रॉयड आवर होम, वी आर starving, suffering. It was bad winter. For months we had to keep ourselves alive in a sort of shelter we built with our own hands amidst the rubble. For 3 years Germans ruled the city. We grew up to hate the Germans. Both of them joined resistance movement. Last year when the war was over, we had peace and at last they came back. They found her ailing. मतलब फिर शी इज़ राइटिंग कि मी करके लिख रहे हैं, पूरा टाइम आई लिख रहे हैं क्योंकि हम पर्सपेक्टिव जूलिया का है। तो सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन, तो उसको ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन हो गया था। वो बता रही है नाउ कि दे ब्रॉट मी बैक टू द हॉस्पिटल, नाउ आई एम शोइंग स्टेडी रिकवरी, वन डे आई विल वॉक एंड सिंग अगैन। पहले का बता दिया, पास्ट का ऐसा ऐसा था, अच्छे से रहते थे, फादर भी सिंगर थे, मैं भी सिंगिंग सीख रही थी। फिर क्या हुआ, उसको बीमारी हुई, फिर उसके बाद बता रही कि एक दिन वापस से मैं सिंग करने लगूंगी और वो चलने लगेगी। नाउ दिस इज ऑल ड्यू टू देयर एफर्ट्स। आई अंडरस्टैंड दैट दे at his young age, normally elder siblings look after the younger ones, takes care of them. In my case it's the opposite. वो बता रही है कि मेरे छोटे भाई जो हैं दोनों, वो उसका ध्यान रख रहे हैं, जबकि जनरली इसका ऑपोजिट होता है। I will be grateful for them for the sacrifice they are making for me. They are embodiments of love, devotion and sincerity. वो दोनों भाई सही में they are embodiments of ये सारे के सारे जो values हैं, love है, sincerity है, devotion है। They are my family, moreover they are my God on this earth. I am indebted to them for whatever they are doing forever. I owe them my gratitude. May God bless these noble souls a long and a happy life. तो लास्ट में एंड करती हैं इसको, डायरी एंट्री को, कि काश वो लोग हमेशा खुश रहें, वो इतना सब कुछ कर रहे हैं, अब उसके बाद भगवान उनको अच्छी हेल्दी हैप्पी एक ज़िंदगी आगे दे। आमीन। लूसिया। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। नाउ लिसनिंग टास्क पे आते हैं। Listen to the excerpt from the diary entry of a 13-year-old girl who writes the horrors of war in Sarajevo in her book Zalta's Diary. Okay, basically उसकी डायरी है और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनेंगे एंड इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। People are leaving Sarajevo. They are crowding the airport, train and bus stations. Family and friends are separating. It's so sad. These people and children aren't guilty of anything. I don't think mummy and daddy know whether to stay or go. Neither way is good. ये उसने लिखा 14th April को। Then आ जाते हैं 2nd May की एंट्री पे। Today was the worst ever. The shooting started around noon. Mummy, daddy and I took Kiku, my canary, and we all ran into the cellar. It's ugly, dark and smelly. We listened to the pounding shells and thundering noise overhead. Then I realized that this was awful. Cellar was the only place that we could save our lives. We heard glass shattering in our street. I put my fingers in my ears to block out the terrible sounds. This has been the worst day in my 11-year-old life. Next entry is of 5th May. We arranged the apartment. Our bedrooms are too dangerous. They face the hills, which is where they're shooting from. We sleep on mattresses on the floor, on the sitting room. It's awful, but it's safer. Although once the shooting starts, no place is safe but the cellar. 7th May. Today, a shell fell in the front of our house. I park in the park where I used to play with my girlfriends. A lot of people were hurt, and my friend Nina was killed. A piece of shrapnel lodged in her brain. She was such a nice girl, the victim of a stupid war. I cry and wonder why she didn't do anything. Nina, I will always remember you. 27th May. 2 shells exploded in the street and one in the market. Mummy was nearby at the time. Daddy and I were worried because she hadn't come home. We kept going to the window, hoping to see her. Is she alive? बहुत सीरियस सा डायरी एंट्री वाला
वो था, सारी की सारी सीरीज़ थी अलग अलग डेट्स पे। जो डायरी एंट्री है वो लड़की की, उसने लिखी है, शी इज़ जस्ट 11-year-old गर्ल, एंड उसके आसपास वॉर हो रही है, वो सब बताया उसने कि सेलर के पास वो जाते थे, छुप जाते थे क्योंकि रूम्स वर नॉट सेफ। रूम्स में जो खिड़कियाँ थी वो डायरेक्टली किसको फेस करती थी, माउंटेन्स को, एंड वो लोग माउंटेन्स हिल्स से ही तो शूटिंग कर रहे थे। एंड बेसिकली उसने सब कुछ बताया। तो अब हमने ये पूरा का पूरा सुना है, आपकी लिसनिंग कितनी अच्छी है ये जज करने के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस को अब हम आंसर करेंगे, कंप्लीट करने हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट साइन ऑफ अप्रोचिंग वॉर वाज that people were leaving Sarajevo, the crowding the airport and train and bus stations. तो लोग वॉर जहाँ पे हो रही थी ऑब्वियसली वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, एयरपोर्ट्स, बस स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सब जगह पे भीड़ हो गई थी। द फैमिली वेंट इनटू द सेलर व्हेन द शूटिंग स्टार्टेड, जब भी शूटिंग स्टार्ट होती थी तो जो फैमिली थी वो पूरी की पूरी सेलर में जाके छुप जाती थी। द ऑफल सेलर वॉज द ओनली प्लेस दैट कुड सेव देयर लाइव्स, बिकॉज क्योंकि उनके बेडरूम्स दे फेस द हिल्स एंड दैट वाज टू डेंजरस अ सिचुएशन एंड द सेलर वाज द सेफेस्ट प्लेस। उनके घर में जो सेलर था वो सबसे ज़्यादा सेफ जगह थी ये गोलीबारी से, शूटिंग से बचने के लिए। ज़ाल्टा's फ्रेंड नीना डाइड व्हेन शी फेल इन द पार्क एंड अ पीस ऑफ शार्पनेल लॉज्ड इन हर ब्रेन। तो वो जब पार्क में गिर गई एंड उसके ब्रेन में चोट लग गई, एंड बेसिकली दैट्स हाउ शी वेंट अवे, passed away. Zalta and her father were worried about her mother's safety because because 2 shells exploded in the street and 1 in the market where the mother had gone and she still hadn't come home. They feared if she was alive. If she was alive. This is how we completed the sentences. Okay, काफ़ी थोड़ा सीरियस नोट पे एंड हो रही है वीडियो, काफ़ी ज़्यादा सीरियस जो लास्ट क्वेश्चन था, डायरी एंट्रीज थी, देवर। आई होप अच्छी तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स ऑफर्स यू फ्री एंड वेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन, सो गो चेक आउट द वेबसाइट magnetbrains.com। इस पर्टिकुलर वीडियो के जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो गो चेक दैट आउट एज वेल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।